गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पार्ट द्वितीय पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है तीर्थ तिलोनिया। इस कहानी के लेखक का नाम है भीष्म साहनी और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन में कर्मठता यानी कुशलता पूर्वक काम करने की लगन होना चाहिए, अनुशासन में रहने की आदत होना चाहिए, सहभागिता यानी काम करने की हिस्सेदारी का भाव होना चाहिए। सहभागिता यानी दूसरे अगर काम करें तो उसके अंदर हमें मदद करना चाहिए और आत्मनिर्भरता यानी स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश देना। प्राकृतिक संसाधन जैसे कुएं, तालाब, नदियाँ, जंगल, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना। इसी के साथ सांस्कृतिक विरासत, परंपरागत जानकारियाँ और नई तकनीकें मेल से विकास की राह पर अग्रसर होने की सीख दी है। यानी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारी परंपरागत जानकारियाँ हैं उसको पुरानी चीज़ों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए विकास की ओर अग्रसर होने की सीख दी है। अब हमारा पाठ शुरू हो रहा है। भारत में तिलोनिया नामक कोई जगह भी है, ये मुझे मालूम ना था। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। स्वावलंबी विकास केंद्र यानी स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य, यानी वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो अपना कार्य खुद करते हैं और हाथ से बनाई हुई चीज़ों का एक विकास केंद्र है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। यानी उस गांव के अंदर काम करने वाले, ऐसा ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सिर्फ केवल पुरुष ही काम करें, वहाँ पर स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर मिलजुल कर काम करती है। और मैं वहाँ अपने किसी प्रयोजन से भी नहीं जा रहा था। मैं अपने वास्तुकार दामाद के साथ, जिन्हें वहाँ अपना कोई काम था, मात्र एक साथी के नाते जा रहा था। वहाँ लेखक को कोई काम नहीं था, वो अपने दामाद वास्तुकार यानी जो घर का या फिर घर की जो कारीगरी होती है उसको वो काम करने वाला, जिन्हें वहाँ कोई काम था और मात्र एक साथी के नाते जा रहा था। यानी वो अपने दामाद के साथ उस गांव में जा रहे थे। मुंबई को जाने वाली जनरेली सड़क को छोड़कर हमारी जीप एक तंग राजस्थानी सड़क पर आ गई, पर यहाँ भी दूर दूर तक कुछ दिखाई न देता, केवल सपाट मैदान, कंटीली झाड़ियों के झुरमुट और दोपहर का बोझिल वातावरण। फिर सहसा ही हमारी जीप ने एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की छोटी सी बस्ती में थे। यानी यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि वो मुंबई की जाने वाली जनरली सड़क को छोड़कर उनकी जो जीप थी वो एक तंग यानी छोटी सी राजस्थानी सड़क पर आ गई और उन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उन्हें सपाट मैदान यानी खाली मैदान, कंटीली झाड़ियों के झुरमुट यानी झुंड और दोपहर का बोझिल वातावरण, मतलब वो अपने उस वातावरण का व्याख्या करें कि उस वक्त वहाँ पर कैसा वातावरण था। फिर सहसा ही हमारी जीप एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की एक छोटी सी बस्ती में थे। सहसा यानी अचानक से, और वो तिलोनिया की छोटी सी बस्ती में थे। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए घर, छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। यानी बस्ती क्या थी? वे पुराने और कुछ नए छोटे घरों का झुरमुट थी, यानी झुंड थी, छोटे मोटे घरों का एक समूह था वहाँ पर। चारों ओर चुप्पी थी, दोपहर की अलसाहट थी। चारों ओर दोपहर की वक्त था, दोपहर के समय में चारों ओर अलसाहट थी। अलसाहट यानी सुस्ती
भरा सुस्ती भरा होना, यानी दोपहर का जो टाइम था वो बड़ा ही अलसाहट में था, यानी सुस्ती भरा था। चारों ओर बहुत शांति थी। धीरे धीरे तिलोनिया के राज खुलने लगे। पहली जानकारी तो भोजन पर बैठते समय ही हो गई, जब एक सज्जन मेरे हाथ धुलवा रहे थे। वो जैसे तिलोनिया पहुँचे तो उनको जो तिलोनिया में जो भी चीज़ें हो रही थी उसके राज उनके सामने खुलते जा रहे थे। सबसे पहले उनको तिलोनिया की जो एक अच्छी आदत लगी वो ये थी कि एक सज्जन यानी कि एक अच्छा इंसान उनके हाथ धुला रहा था। जहाँ हम खड़े थे उसके नीचे एक तालाब था। हम लोग तालाब की छत पर खड़े थे। जहाँ हम खड़े थे उसके नीचे एक तालाब था, यानी वो तालाब के किनारे की ओर खड़े थे। हम लोग तालाब की छत पर खड़े हैं। मैं अभी दाएं बाएं उस छिपे हुए तालाब का जायज़ा ही ले रहा था जब वे कहने लगे, इस ताल में बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। बरसात के दिनों में छतों पर गिरने वाला जल सीधा इस ताल में चला जाता है। ऐसे ही बहुत ताल हमने जगह जगह बना रखे हैं। अब जो सज्जन पुरुष था उन्होंने उनसे कहा कि जो ये तालाब है जहाँ पर आप हाथ धो रहे हैं वो तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और ये बारिश का जो पानी है वो सीधे ताल में जाता है। यानी उन्होंने जो बारिश के दिनों के अंदर वो लोग अपने गांव के अंदर छोटे छोटे ताल बना रखे हैं, जिससे में जो बारिश का पानी हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है और उसका वो साल भर में उपयोग करते रहते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों का वो क्या कर रहे हैं, एक संरक्षण कर रहे हैं। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछूं, उन्होंने मेरे चेहरे के भाव से ही मेरे सवाल को समझ लिया। कहने लगे, इस बारिश के पानी को हम साफ कर लेते हैं, उसे पीते हैं, उस पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो बारिश का पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो गंदा भी हो जाता है, लेकिन वो उनसे कह रहे थे, वो जो सज्जन पुरुष था वो उनके चेहरे के भाव से समझ गया था कि वो उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जो बारिश का पानी है उसे वो साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद उन्हें पीते हैं और उसी पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। राजस्थान की धरती तो जल के लिए तरसती है ना। हमें पता है, हम राजस्थान में रहते हैं और हमारा जो राजस्थान है वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इसीलिए उन्होंने जो बारिश का वक्त होता है, समय होता है, उस दौरान वो पानी को में ज़मीन के अंदर बहुत सारे ताल बनाकर उस बारिश के पानी का संरक्षण कर लेते हैं। अब तो ऐसे 110 ताल हमने अपने इस इलाके में जगह जगह बना रखे हैं। हमारे स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में जल संरक्षण व संग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तिलोनिया में जल के संरक्षण का प्रबंध बहुत पहले ही कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में जल संरक्षण व संग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तिलोनिया में जल संरक्षण के प्रबंध बहुत पहले ही कर लिया गया था। यानी हमारा जो जगह है तिलोनिया, वहाँ पर जल संरक्षण यानी जल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत पहले ही प्रबंध कर लिया था, यानी बंदोबस्त कर लिया था। अब वो कह रहे हैं, इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर लेखक ने उस सज्जन पुरुष से पूछा कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी। मैंने पूछा। सज्जन पुरुष ने कहा 1972 में। वे बोले, फिर कुछ याद करते हुए कहने लगे, ये वे ज़माना था जब जगह जगह अनेक युवाजन आगे आकर ऐसा कुछ नया कर दिखाना चाहते थे जो देश के विकास के लिए हितकर हो। यानी यहाँ पर सज्जन पुरुष ने उन्हें कहा कि जो ये संस्थान थी उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। जो कुछ याद करते हुए कहने लगे कि उस वक्त एक ज़माना था यहाँ पर युवाजन यानी जो भी युवा लोग थे वो आगे आकर कुछ ऐसा नया करना चाहते थे जो हमारे देश के विकास के लिए हितकर हो। हितकर यानी लाभकारी हो, यानी हम जो भी करें वो हमारे देश के लिए लाभदायक हो। अनेक संस्थानों
पर अपने अपने विचारानुसार अनेक प्रयोग किए गए। उनमें से एक ये भी था, यानी हर एक इंसान ने अलग अलग विचारों के आधार पर नए नए प्रयोग किए जो हमारे देश के लिए लाभकारी हों। उनमें से एक जो प्रयोग किया गया था वो जल संरक्षण था। ऐसी मंडलियां मुख्यतः गांव को ही केंद्र में रखकर अपने प्रयोग करना चाहती थी और अक्सर लोग बाग अपनी खिल्ली उड़ाया करते थे कि पिछड़े हुए गांव में जाकर क्या करोगे। ये प्रयोग निश्चय ही सफल हुआ। यानी कई लोग इस गांव में आकर अपना जो प्रयोग किया करते थे, तो उस वक्त वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो उनकी मजाक उड़ाया करते थे कि ये एक छोटा सा गांव है, वहाँ जाकर तुम क्या करोगे, वहाँ पर जो भी करोगे वो किसी काम का नहीं है। लेकिन ये प्रयोग निश्चय ही सफल हुआ। उसके बाद जो प्रयोग किया गया वो एक सफल प्रयोग माना गया। अब उसके बाद वे बता रहे थे कि इसका गठन बनकर राय नाम के एक सुशिक्षित व्यक्ति ने किया था। वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफर को लेकर यहाँ चले आए थे। यही उनकी मंडली थी। वे 1972 की बात है। सरकार से उन्होंने लीज पर 45 एकड़ जमीन ली। साथ में तपेदिक के मरीजों के लिए किसी जमाने में बनाए गए सैनिटोरियम के 21 छोटे मकान थे। वो सज्जन पुरुष है, वो लेखक को बता रहे हैं कि जो ये संस्था थी उसका गठन एक बंकर राय नामक सुशिक्षित व्यक्ति ने किया था, यानी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति ने किया था। वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफर को यहाँ लेकर आए थे। यानी उनके साथ एक टाइपिस्ट यानी टाइपिंग करने वाला और एक फोटोग्राफर को यहाँ पर लेकर आए थे। उनकी अपनी मंडली थी। मंडली यानी उनका एक समूह था, एक ग्रुप था। ये 1972 की बात है। सरकार से उन्होंने लीज पर 45 एकड़ सरकारी जमीन ली। साथ में तपेदिक के मरीजों के लिए किसी जमाने में बनाए गए सैनिटोरियम के 21 छोटे मकान थे। उन्होंने सरकार से 45 एकड़ की ज़मीन ली थी और साथ में तपेदिक के मरीजों के लिए किसी ज़माने में बनाए गए सैनिटोरियम के 21 छोटे मकान थे। यानी उन्होंने एक 45 एकड़ की ज़मीन ली थी और उसके साथ उन्होंने तपेदिक के मरीजों के लिए यानी तपेदिक एक बीमारी हुआ करती थी उस वक्त में। वो बीमारी ऐसी हुआ करती थी जो हमारे फेफड़ों पर इन्फेक्शन करती है। उस बीमारी के लिए उन्होंने उन मरीजों के लिए 21 सैनिटोरियम के 21 छोटे मकान थे। यानी उन मरीजों को रखने के लिए एक सैनिटोरियम यानी वो जगह जहाँ पर मरीजों को रखा जाता है, वो 21 छोटे मकान लिए थे। ज़मीन को 1 रुपया महीने के हिसाब से लीज कर लिया और संस्थान की स्थापना की। ज़मीन को 1 रुपया महीना के हिसाब से लीज पर लिया और संस्थान की स्थापना की गई। यानी जो ज़मीन थी उसको 1 रुपया महीना हिसाब से लीज पर लिया, लीज यानी सेवा पर लिया और संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। उन दिनों तिलोनिया गांव की आबादी 2000 की रही होगी। यानी उस वक्त जब ये संस्थान शुरू हुई थी उस वक्त तिलोनिया गांव की आबादी 2000 ही की रही होगी। वे सज्जन अपने प्रयासों की चर्चा कर रहे थे और मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वो बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, ये संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुसार चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, आत्मनिर्भरता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। जब ये सभी बातें हो रही थी तब लेखक के मन में ख्याल आया कि ये जो संस्थान चल रहा है वो बिल्कुल गांधी जी
की विचारधाराओं के आधार पर चल रहा है। उन्होंने उनसे पूछा, ये बिल्कुल गांधी जी की विचारधाराओं के आधार पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये जो संस्थान चल रहा है वो हमारे गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चल रहा है। जैसे सादापन, यानी गांधी जी हमेशा सादापन के ऊपर भरोसा रखते थे। कर्मठता यानी कुशलता पूर्वक काम करना, अनुशासन में रहने का, सहभागिता यानी हिस्सेदारी, स्वयं आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर, ये सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। अब आत्मनिर्भरता से क्या मतलब, लेखक ने पूछा। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए, और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। यानी गांधी जी के हिसाब से और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्षमता ज़रूर छुपी हुई होती है। यानी हम जो है इंसान, हमारे पास कुछ ना कुछ करने की जो भी क्षमता होती है वो ज़रूर होती है। तो उनका जो ये था कि अगर हमारे पास जो भी क्षमताएं हैं, यानी हमारे अंदर जो भी टैलेंट छुपा हुआ है, वो हम बाहर निकाल कर उसे अपने काम के ऊपर लगाएं और हमारी अधिकांश यानी बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। यानी जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी हमारी अंदर जो भी क्षमताएं छुपी हुई है, उसे हम बाहर निकाल कर हमारी बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। यानी हमारे अंदर जो भी काबिलियत है उसे हम बाहर निकाल कर अपनी बुनियादी ज़रूरतें, यानी जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, उन्हें हम पूरा करें। हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य गांव की गरीब जनता की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत जानकारी और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर साझे प्रयासों द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था का विकास करना। अब वो कह रहे हैं कि हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य यह है कि गांव की गरीब जनता की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत जानकारी और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर साझे प्रयासों द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था का विकास करना। यानी जो लोग गांव की गरीब जनता है, उनकी सामान्य ज़रूरतों को पूरा करना उनका एक अहम काम है। उन्हें हम परंपरागत जानकारी और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर साझे प्रयासों द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था का विकास करना। यानी वो गरीब लोगों को भी ऐसा काम देने लग गए थे जिससे वो अपनी गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास कर सके। यानी गरीबों के पास भी वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर देते थे ताकि वो गरीब अपनी जो अर्थव्यवस्था है और गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधार सके, ताकि गांव का विकास हो सके। हाथ मुंह धोकर हम लोग भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। बरामदे में ही एक और पानी के बहुत से नल लगे थे। ये किस काम के लिए, मैंने पूछा तो वे सज्जन हंस दिए। भोजन कक्ष में बैठने वाले लोग भोजन करने के बाद अपने बर्तन यहीं पर साफ करते हैं। जब लेखक भोजन कक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि जो बरामदा है वहाँ पर बहुत सारे नल लगे हुए थे। ये देखकर उन्होंने जो सज्जन पुरुष थे उनसे एक सवाल करा कि ये जो इतने सारे नल है वो किस लिए लगे हैं। तो वो सज्जन हंस दिए और कहा, भोजन कक्ष में बैठने वाले लोग भोजन करने के बाद अपने बर्तन खुद ही साफ करते हैं। यानी वो किसी और पर अपने खाए हुए बर्तन नहीं रखते हैं, वे अपने खाए हुए बर्तन स्वयं ही धोते हैं। यहाँ नौकर चाकर नहीं होते हैं। भोजन कक्ष में अनेक पुरुष स्त्रियाँ बैठे भोजन कर रहे थे। बड़े आनंद से भोजन किया। पास बैठे लोगों की भाषा तो समझ में नहीं आती, पर उनके लहज़ों में अपनापन झलकता है। यानी यहाँ पर कोई नौकर नहीं होते किसी के बर्तन धोने के लिए। चाहे यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष हो, वे अपने बर्तन स्वयं ही धोएंगे। बड़े आनंद से भोजन किया। लेखक ने बहुत मज़े से भोजन किया। पास बैठे लोगों की भाषा तो समझ में नहीं आती थी,
पर उनके लहज़ों से अपनापन झलकता था। यानी वो राजस्थानी के अंदर एक दूसरे से बात किया करते थे जो उनके बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनके जो लहज़ा और अपना लहज़ों से उन्हें अपनापन झलकता था। यानी उनकी जो भाषा है वो उनको समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन जो उनके लहज़ा होता था उनसे उन्हें ये पता लग गया था कि यहाँ के लोगों में अपनापन बहुत है। भोजन के बाद हमने भी बर्तन धोए और ठिकाने पर रखे यानी जगह पर रख दिए। पानी के ताल के पास हम फिर से खड़े थे। मैंने पूछा, ताल के जल का उपयोग क्या आप और किसी काम के लिए करते हैं? वे झट से बोले, इससे बिजली पैदा करते हैं। इसी जल से हम बिजली बनाकर घरों की रोशनी पहुंचाते हैं। मैं चौंका, बारिश के पानी को साफ करके पिया जा सकता है, खेती बाड़ी के काम में भी लिया जा सकता है, पर बिजली वे कैसे? पानी की ऊर्जा से। अब की बार मुझे यकीन करना कठिन हो रहा था, पर सहसा ही मुझे याद आया कि भोजन करते समय छत से लटकता बिजली का पंखा चल रहा था। जब लेखक खाना खाने के बाद बाहर आए तो वो ताल के पास खड़े हुए। फिर उन्होंने उसी सज्जन से पुरुष से कहा कि जो ताल का पानी है उसे आप और किस काम के लिए करते हैं? तो उन्होंने झट से बोला, बिजली पैदा करते हैं। अब बिजली, एक छोटे से गांव के अंदर बिजली पानी से बनना बहुत चौंकाने वाली बात थी, जिससे जो लेखक है वो भी बहुत चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि जो पानी है उससे मैं मान सकता हूँ कि आप इसे साफ करके पी सकते हैं, इससे अपनी खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हैं, लेकिन बिजली आप कैसे बना सकते हैं? तो वो जो सज्जन पुरुष है उन्होंने कहा, पानी की ऊर्जा से। अब उन्हें ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि इतने छोटे गांव के अंदर पानी से ऊर्जा कैसे बना सकते हैं। पर सहसा ही मुझे याद आया कि जहां हम खाना खा रहे थे वहां पर एक ऊपर की ओर एक पंखा लगा हुआ था। यानी उनको ये तो पता था कि यहाँ पर बिजली चल रही है। वे बड़े उत्साह से कहने लगे, साथ ही साथ हम सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली बनाते हैं। उन्होंने कहा, जो पानी है उसमें हम सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। तिलोनिया में स्थित लगभग 60,000 वर्ग फुट पर फैला हुआ इस संस्था का नया परिसर पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलित है। अब उन्होंने कहा कि जो तिलोनिया गांव में स्थित लगभग 60,000 वर्ग फुट पर फैला हुआ इस संस्था का नया परिसर पूरी तरह सौर ऊर्जा से चालित है। सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे इधर बिजली बनाई जाती है। काफ़ी गहराई से पानी खींचने के बाद तथा अनेक कंप्यूटर की व्यवस्था सौर ऊर्जा से की जाती है। मैं मन ही मन फिर से चौंका, क्या इस जगह कंप्यूटर भी पहुंच गए? पर वे बराबर बताए जा रहे थे कि मैं उनकी देखरेख और व्यवस्था मुख्यतः हमारे ग्रामीण सदस्य ही करते हैं। उनमें से इस बार काम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारी रात्रि पाठशालाओं में सौर ऊर्जा से ही रोशनी मिलती है। और वो कह रहे थे कि जो हमारे ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कंप्यूटर भी है। तो उन्हें ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि इतने छोटे गांव के अंदर भी कंप्यूटर है। तो उन्हें कहा कि जो हम रात को सभी गांव वालों को, गांव के जो सदस्य हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं, यानी ट्रेनिंग देते हैं। वो कब? रात को सौर ऊर्जा से ही हमें रोशनी मिलती है। यानी जो सौर ऊर्जा से जो रोशनी हमने बनाई है उस सौर ऊर्जा की रोशनी से हम कंप्यूटर भी लोगों को सिखाते हैं। अब उन्होंने पूछा, रात्रि पाठशाला से क्या मतलब? क्या यहाँ रात के वक्त पाठशालाओं में पढ़ाई होती है? जी, ऐसा ही है। अब जो लेखक है उन्होंने पूछा कि रात्रि पाठशालाओं से क्या मतलब है? यहाँ पर रात को पाठशालाओं में पढ़ाई होती है?
तो उन्होंने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है। दिन के वक्त गांव के लड़के लड़कियां खेती बाड़ी या घर का काम में लगे रहते हैं, पशु चराना, बकरियों की देखभाल आदि। शाम होने पर वे लोग पाठशालाओं में पहुंच जाते हैं। संस्थान ऐसी 150 पाठशालाएं चला रहा है, वे गर्व से बोले, और इनमें 70% लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए विशेष रूप से खोली गई है। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो दिन में होता है उस वक्त यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ खेती बाड़ी और घर का काम, पशु चराना, बकरियों की देखभाल करते हैं, लेकिन शाम होते ही वे अपनी पाठशालाओं में पहुँच जाते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 150 पाठशालाएं यानी स्कूल, वे गर्व से बोले, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 70% लड़कियाँ पढ़ती हैं। यानी गांव के जो स्कूल थे वहाँ पर 70% लड़कियाँ पढ़ती थी। और उसके अलावा यहाँ पर एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए विशेष रूप से खोली गई। भील जाति के बच्चे यानी आदिवासी जो लोग रहते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन बच्चों के लिए भी विशेष रूप से एक पाठशाला खोली गई है। अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा सा नजर आया, जो बहुत चौका, बहुत ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वे नाटक खेलने का मंच है। किसी भी नाट्यगृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता। मैंने उसकी ओर इशारा किया तो वे सज्जन बोले, पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कठपुतलियों का खेल दिखाने की रही है, जो हमारे यहाँ बड़े ही लोकप्रिय हैं। अब जैसे ही वो आगे चले तो उन्हें एक छोटा सा एक गुंबद भरा यानी अर्धगोलाकार भवन दिखा, यानी घर दिखा। वो मुझे चबूतरा सा नजर आया, जो ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वे एक नाटक खेलने का मंच हो, यानी एक स्टेज जैसा था, पूरा आधा गोला, जो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाटक खेलने का मंच हो। किसी नाट्यगृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता जा रहा था। चुंबक की तरह खींचना यानी उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से ही जानने की कोशिश हो रही थी कि ये क्या चीज़ है। मैंने उसकी ओर इशारा किया तो वे सज्जन बोले, ये हमारी कठपुतली का खेल दिखाने की रही है, जो हमारे यहाँ बड़ी लोकप्रिय है। अब उन्होंने कहा कि ये जो जगह है यहाँ पर हम अपने कठपुतलियों का खेल दिखाने की जगह है। यहाँ पर यानी जो भी कठपुतली है वहाँ पर उनका खेल दिखाया जाता है, और ये हमारे यहाँ बड़ी लोकप्रिय यानी फेमस होना। फिर वे कठपुतलियों की चर्चा करने लगे। कठपुतलियों का तमाशा मात्र मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, वे प्रचार प्रसार का, विचार विमर्श का और अधिक सक्षम माध्यम है। गांव से जहाँ से शिक्षा वंचित लोग रहते हैं, वहाँ कठपुतलियों के तमाशे के दौरान ही देखने के लिए बीच बहस चल पड़ती है। कठपुतलियों के तमाशे राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि इसके द्वारा ग्रामीण जीवन के संबंध अनेक मसलों पर विचार विनिमय कर सकते हैं। इसी तरह निरीक्षण ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कठपुतलियों की चर्चा करने लगे, उन्होंने कहा कि जो कठपुतलियाँ हैं वहाँ पर हमें मनोरंजन का साधन नहीं है, यानी जो हम कठपुतलियाँ का जो खेल है वो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही इसका खेल दिखाते हैं। इसमें हम अपने प्रचार प्रसार का, यानी हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उसका हम प्रचार करने के लिए भी करते हैं, विचार विमर्श के लिए भी करते हैं। अधिक सक्षम माध्यम है, यानी जो भी क्रियाकलाप होते हैं ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए हो, वो उनका इस्तेमाल एक सही तौर पर भी करते हैं। गांव में जहां शिक्षा से वंचित लोग रहते हैं, वहाँ कठपुतलियों के तमाशे के दौरान ही देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है। यानी जो शिक्षा से वंचित लोग, यानी जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए, यानी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो लोग भी यहाँ पर कठपुतलियों का खेल देखने आ जाते हैं। वहाँ कठपुतलियों के तमाशे के दौरान ही देखने वालों के बीच
बहस चल पड़ती है। यानी जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी कठपुतलियों के खेल देखकर उन दोनों के बीच में भी बहस छिड़ जाती है, यानी डिबेट हो जाती है। यानी उन दोनों आपस में एक बात के ऊपर एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। कठपुतलियों के तमाशे से राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि इसके द्वारा ग्रामीण जीवन के संबंध अनेक मसलों पर विचार विनिमय भी करते हैं। यानी वो कहानियों के अलावा इसके अंदर जो हमारे ग्रामीण जीवन के संबंध अनेक मसले यानी परेशानियां जो भी होती है उस पर भी विचार कर लेते हैं। इस तरह हम निरीक्षण ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं। यानी कोई भी खेल के आधार पर अगर हम किसी और को कुछ सिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसी तरह वो वहाँ के जो लोग थे वो कठपुतलियों के खेल के माध्यम से वहाँ के ग्रामीण के लोगों को सचेत किया करते थे। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग हम संस्थान के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे। चलते चलते हम संस्थान के पुस्तकालय में जा पहुँचे। हमने अभी पुस्तकालय में कदम रखा ही था कि एक सज्जन सैकड़ों पुस्तकों से भरी अलमारी में से 2-3 पुस्तकें निकालकर मेरी ओर ले आए। वे मेरी ही पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे निश्चय ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और पुस्तकों को देखकर लगता था कि कुछ पाठकों ने इन्हें पढ़ा भी है। अब जैसे ही वो रास्ते से आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक संस्थान था पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर सैकड़ों पुस्तकें से भरी अलमारियाँ थी। यानी जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वहाँ पर सैकड़ों पुस्तकों से भरी अलमारियाँ थी। वहाँ पर जो सज्जन पुरुष था उसने उस अलमारियों में से 1-2 पुस्तकें निकालकर मेरी ओर ले आए। और जब वो पुस्तकें देखी तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, क्योंकि जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें खुद लेखक की लिखी हुई पुस्तकें थी और कुछ पाठकों ने तो इन्हें पढ़ा भी था। पाठक यानी पढ़ने वाला, तो उनमें से कुछ पाठकों ने इसे पढ़ा भी था। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग एक सभागार में प्रवेश कर रहे थे। बड़ा सा हॉल, फर्श पर दरियाँ, छत पर लटकते पंखे चल रहे थे और सभागार संस्था के सक्रिय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुषों, स्त्रियों से भरा हुआ था। जब वो पुस्तकालय से निकले तो एक सभागार था। सभागार यानी सभा, एक सभा थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। बड़ा सा हॉल था, फर्श पर दरियाँ, छत पर पंखे लटके हुए थे और सभागार संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता, ग्रामीण पुरुषों, स्त्रियों से भरा हुआ था। यानी पूरा सभागार जो संस्था थी वहाँ पर सक्रिय यानी एक्टिव जो लोग थे, कार्यकर्ता करने वाले, वो सारे लोग स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। बहुत कुछ देखा था जो सचमुच प्रेरणापद था। प्रेरणापद यानी हमें कुछ सिखाने के लिए था, यानी अच्छा सिखाने के लिए था। अपने कमरे की ओर ले जाते हुए संस्थान के प्रतिनिधि मुझे संस्थान की मूल अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे। यहाँ काम करने वाले अधिकतर गांव के ही युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की तालीम पाई। यानी यहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की तालीम पाई, यानी पढ़ाई की उन्होंने। यहाँ सभी बराबर है, सभी को मान्यता मिली है, परंतु यदि प्राथमिकता दी जाती है तो गरीब ग्रामीण को, स्त्रियों को और निम्न जाति के लोगों को। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाती है यानी जिन लोगों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो लोग हैं गरीब ग्रामीणों को। यानी गरीब जो गांव के लोग हैं उनको, दूसरा स्त्रियों को, तीसरा निम्न जाति यानी नीची जाति के जो लोग हैं, जो आज हमारे समाज के अंदर ये तीनों लोग ऐसे हैं जो आज बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। इन पर हमारे देश कम ही ध्यान देते हैं, जैसे स्त्री हो गई या फिर निम्न जाति के लोग हो गए या फिर गरीब हो गए, इन पर लोग कम ही ध्यान देते हैं।
लेकिन जो गांव था तिलोनिया, वहाँ पर इन तीनों लोगों पर, तीनों तरह के लोगों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगा खां फाउंडेशन द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये जो संस्था थी गांव की, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी इंटरनेशनल लेवल पर आगा खां फाउंडेशन के द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली की ओर हमारी जीप बढ़ने लगी। तिलोनिया पीछे छूट चुका, पर बार बार मन में एक ही वाक्य उठता है कि तिलोनिया का भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो। देश में एक नहीं, बीसियों सैकड़ों तिलोनिया उठ खड़े हो। अब यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो यात्रा थी वो पूरी हो चुकी थी तिलोनिया की, और वे दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन में एक ही ख्याल आ रहा था उनके कि अगर हमारे देश में तिलोनिया जैसी जगह सैकड़ों हो जाए तो हमारा देश का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूरा हो चुका है।